तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसका एक और इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 18 फरवरी 2026 को फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसके अंदर। क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएंगे, एकदम सेम टू सेम छप करके आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप हर एक क्वेश्चन का फायदा उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। और इस वीडियो पर एक लाइक का टारगेट रख देता हूँ, 507 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। एक बारी फटाफट से मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ और ये भी दिखा देता हूँ कि पेपर आपका आता कैसा है। तो अगर मैं बात करूँ बोर्ड के पेपर की, तो कुछ इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा बच्चों। जैसे कि ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सेट 4 है। अच्छा, फिजिकल का एक और खास बात बताता हूँ। वैसे तो अदर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 सेट्स के अंदर आते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन का जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो एक ही सेट में आएगा, सेट 4 करके, ठीक है। नीचे चले तो कुछ इस तरह से आपका रहेगा, ये आप देख सकते हैं। और इसके नीचे चले तो यहाँ पर सामान्य निर्देश लिखा हुआ रहता है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सारा सामान्य निर्देश समझा रखा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। और जो हमारा यहाँ पर छठा सैंपल पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में आसन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दीदी जी हैं जो कि योगा का एक आसन कर रही हैं। तो हमें बताना है कि ये जो दीदी जी हैं योगा का कौन सा आसन कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो योगा का आसन है इसे हम लोग कहते हैं कट्टी चक्रासन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस योगा के आसन के बारे में ना थोड़ा सा और समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इस योगा के आसन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कट्टी चक्रासन किया जा रहा है और इसके बारे में बताया गया है कि कट्टी चक्रासन शब्द 3 शब्दों कट्टी, चक्र और आसन का मिश्रण है, ठीक है। कट्टी का अर्थ होता है कमर, चक्र का अर्थ होता है पहिया और आसन का अर्थ होता है विशिष्ट शारीरिक स्थिति। इस आसन में कमर और भुजा एक पहिए की तरह गति करते हैं। जो कमर और भुजाएं होती है हमारी, ठीक है, ये कमर और ये हमारी यहाँ पर भुजाएं, ठीक है, ये किसकी तरह गति करते हैं? एक जो आपका पहिया होता है, ठीक है, जैसे ये हमारी एक गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और मेरी ड्राइंग कैसी रहती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये गाड़ी मैंने बना दिया जो कि 10 करोड़ की गाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस गाड़ी में जो ये पहिए हैं, ठीक है, तो ये पहिया जैसा यहाँ पर कार्य करता है, तो उसी तरह से आप मतलब समझ लीजिए, मतलब ये जो पहिया होता है जिस तरह से गति करता है, तो उसी प्रकार से कट्टी चक्रासन के अंदर हमारी जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, और हमारी जो कमर होती है वो उसी तरह से गति करते हैं। अतः यह कट्टी चक्रासन कहलाता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको बेसिक सी जानकारी जो है कट्टी चक्रासन के बारे में वो समझ में आ गई होगी। आगे देखिए कट्टी चक्रासन को लेकर के कुछ और चीजें बताई गई हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति की अगर हम बात करें तो दोनों पैरों के बीच की दूरी लगभग यहाँ पर 12 इंच रखते हुए सीधे खड़े हो जाना है। अब अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं और छाती के सामने ले आएं। दोनों हथेलियों जो है उसको एक दूसरे के सामने जो है आपको रहने देना है, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है। फिर आगे देखिए बोला गया है श्वास अंदर भरते हुए, यानी सांस अंदर भरते हुए भुजाओं को धीरे धीरे अपने शरीर के दाएं और ले जाएं। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ कमर से अपने शरीर को मोड़ते हुए जितनी पीछे की ओर भुजाओं को ले जा सकते हैं ले जाइए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर क्या करना है जी, तो दाईं ओर घूमते हुए दाईं भुजा को सीधे और बाईं भुजा को मोड़ कर रखें। निगाहें पीछे की ओर यहाँ पर रहे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं निगाहें यहाँ पर इस तरह से पीछे की ओर रहें। आगे चले तो यहाँ पर पूर्व स्थिति बता रखा है कि श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को सामने ले आए और यह अभ्यास बाईं और घुमाते हुए भी करें, ठीक है, बाईं और घुमाते हुए भी आपको करना है। इसी आसन से संबंधित कुछ कुछ और चीजें बता रखा है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वो तो हमने देख लिया, क्या नहीं करना चाहिए वो देख लीजिए कि आगे या पीछे की ओर झुके नहीं, शरीर के निचले हिस्से को हिलने ना दे और शरीर को झटका ना दे, ठीक है।
इसका लाभ क्या होता है जी? तो देखिए यह कमर के हिस्से में खिंचाव लाता है और पीठ के निचले हिस्से को लचीला और मजबूत करता है और यह कंधों, गर्दन, भुजाओं, पेट और जांघों को मजबूत करता है। ठीक है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि मेरुदंड की गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो मैंने पूरा डिटेल में ही आपको इस योगा के आसन के बारे में समझा दिया। आशा करता हूँ कि कट्टी चक्रासन से संबंधित सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। मैं देखता हूँ 11वीं के बच्चे जो है ना, वो फटाक से लाइक का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, और 12वीं के बच्चों को थोड़ा सा समय लगता है। तो क्या सीनियर बच्चे अपना टारगेट कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगाएंगे? हमें तो और जल्दी करना चाहिए, है कि नहीं? तो लाइक दबा के कर दीजिएगा और जो हमारा आज का लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट करवा दीजिएगा। इससे हमारा जो मोटिवेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है बच्चों वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, वो जो हमने यहाँ पर अभी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया कट्टी चक्रासन से संबंधित, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर देख लीजिए कि आइडेंटिफाई द पोस्चर इन द गिवन पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिक्चर दिया गया है ये क्या है बच्चों? कट्टी चक्रासन है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा आसन है जिसमें पीठ नहीं झुकी होती है? तो भैया यहाँ पर ये जो आसन है ये ताड़ासन है। ठीक है, और ताड़ासन उन बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए जिनको अपना हाइट बढ़ाना है। ये आपकी हाइट यानी कि लंबाई बढ़ाने में काफ़ी कारगर होता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच इज द पोस्चर इन विच द बैक इज नॉट बेंट। तो आपका यहाँ पर ताड़ासना करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत हर साल कितने छात्रों का चयन किया जाता है? तो लगभग 1000 छात्रों का चयन हर साल यहाँ पर किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत, जिसके अंदर जो यहाँ पर आगे बढ़ने वाला टैलेंट होता है उसको खोजा जाता है कि ये बच्चा है या ये खिलाड़ी है जो भविष्य में जाकर के हमारे देश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगा। ठीक है, तो इस बच्चे को यहाँ पर या इस खिलाड़ी को हमें चयन कर लेना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एवरी ईयर अंडर द नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि अनजाने में की गई आक्रामकता को क्या कहते हैं? ठीक है, अनजाने में जब किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो क्या होता है? ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं बच्चों बाह्य आक्रामकता। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज अनइंटेंशनल एग्रेशन कॉल्ड। तो आपका एक्सटर्नल जैसे कि एग्रेसिवनेस, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम जो 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे बच्चों। हमने टोटल 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं। हर एक सब्जेक्ट का हमने 15-15 सैंपल पेपर बनाया है विथ सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, सॉल्यूशन के साथ बनाया है। कौन-कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अवेलेबल है बच्चों? तो आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, प्लस में आपका इंग्लिश हो गया। तो टोटल 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर अवेलेबल है बच्चों, इनको आप ले सकते हैं। इसके अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। हर साल के पेपर में यही क्वेश्चंस रिपीट होकर के आते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो 2000% रिकमेंडेड है बच्चों आप सभी के लिए। जरूर इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अभी के टाइम पर तो आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। कभी भी ये डिस्काउंट ऑफर खत्म हो सकता है। ठीक है, सैंपल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, हमारी टीम का ये बिजनेस व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो सैंपल पेपर का ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपये है। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 149 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, टोटल 15। अगर आप डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो 4 सब्जेक्ट का एक साथ आप ले सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 60 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा केवल और केवल 549 रुपीज़ में। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे
कि संतुलित भोजन इसके लिए आवश्यक है, ठीक है? जो हम लोग संतुलित भोजन करते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप बैलेंस डाइट भी कहते हैं, तो हम किसके लिए करते हैं? ताकि हम बीमारियों से बच सके, हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जिसे हम रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, वो बढ़ सके हमारी, और पोषण की पूर्ति हो सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पर संतुलित आहार लेते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर दिस। तो आपका डिजीजेस से यहाँ पर जो सो कि रेस्क्यू करने के लिए, एंड आपका जो क्षमता है ओवरऑल, या यूँ कह लीजिए कि आपका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, अलग-अलग डिजीज़ से लड़ने वाले कैपेसिटी जो होता है, न्यूट्रिशंस को यहाँ पर फुलफ़िल करने के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है कि स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए ये विचार कर लेते हैं। पहला कथन, 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1987 में फर्स्ट टाइम जो है इसका यहाँ पर स्थापना किया गया था, और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? विशेष ओलंपिक इंडिया, ठीक है? 2001 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया विशेष ओलंपिक भारत। तो पहले विशेष ओलंपिक इंडिया था, और बाद में इसे हम विशेष ओलंपिक भारत के नाम से जानने लगे। 2001 की ये बात हो रही है। चलिए, इसके अंदर शपथ क्या होता है बच्चों? तो इसके अंदर शपथ होता है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो, कि भैया या तो मेरे को जीतने दे, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो एटलीस्ट मेरे को प्रयास तो अच्छे से करने दे, है कि नहीं? चलिए, फोर्थ स्टेटमेंट देखिए क्या है कि भारतीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 5वां क्वेश्चन, इसका आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही जो कथन है हमारे, ये बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेशल ओलंपिक इंडिया। तो ये फाउंड किया गया था 1987 में एज अ स्पेशल ओलंपिक इंडिया, एंड 2001 में इसका रीनेम कर दिया गया स्पेशल ओलंपिक भारत के रूप में। इसके अंदर ओथ क्या लिया जाता है कि लेट मी विन, बट इफ आई कैन नॉट विन, लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, ठीक है? एंड लास्ट में बोला गया है स्टेटमेंट में कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज इट एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं 6ठे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर बेसिकली हमें सही मिलान करना है, ठीक है बच्चों? तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही मिलान हमें कैसे करना है। देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, चारों में से आप मुझे बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ना, इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है, ठीक है? जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है? और हार्ट के निशान के साथ साथ पिन भी कर दूंगा, जिससे यहाँ पर बच्चे ये समझ जाए कि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर तो दिया है, लेकिन सबसे पहले आंसर यहाँ पर बच्चे ने लिखा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो आप वो बच्चे बनिए जिसका जो कमेंट होगा वो मैं हार्ट का निशान दूंगा और पिन भी करूंगा, ताकि और बच्चों में आपका थोड़ा सा हो सके कि हाँ भाई, इसने यार सबसे पहले आंसर बता दिया है, ठीक है? चलिए, सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विशेष ओलंपिक से जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो ग्रुपिंग की प्रक्रिया होती है बच्चों, इसे विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विभाजन। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द ग्रुपिंग प्रोसेस एसोसिएटेड विद स्पेशल ओलंपिक इज कॉल्ड डिवीजन, ठीक है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्यायाम करने से नहीं होता है। व्यायाम करने से क्या नहीं होता है? तो वो होता है बच्चों हमारा मिनट वॉल्यूम घटना, ये नहीं होता है, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इफ डजंट हैपन एनी एक्सरसाइजिंग, तो मिनट वॉल्यूम, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का सी, ठीक है? चलिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी कमजोर होने से हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है? तो यह कौन सी बीमारी है बच्चों, ये आपको बताना है। तो ये होता है बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है बच्चों? ऑस्टियोपोरोसिस। टी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि दिस इज अ डिजीज इन विच द रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर इंक्रीजेस ड्यू टू वीकनिंग ऑफ बोन्स। तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर और 10वां क्वेश्चन जो है हमारा ये अभिकथन और कारण के ऊपर आधारित रहने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि स्टेप टेस्ट से हृदय वाहिका का मापन किया जाता है, ठीक है जी। और कारण कह रहा है कि यह केवल महिला परीक्षार्थी के लिए हृदय वाहिका पुष्टि इंडेक्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये कथन और कारण यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ए वाला हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, यानी ये जो दोनों बातें बोली जा रही है ये सही है आपका, ठीक है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेशन और रीजन दिया गया है आपका, और ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो अगर आपको देखिए पसंद आ रहा है तो अगेन मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करते रहिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपका एक लाइक, ठीक है, हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है इसको लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ा देता है, ठीक है। और जो आज का हमारा लाइक का टारगेट है लगभग 1500 लाइक्स का, इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर ये लाइक का टारगेट कंप्लीट हो गया तो हमारा मोटिवेशन जो है ना वो धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलिए बैड जोक। यहाँ पर देखिए बैड जोक नहीं, वैसे सच था ये। 11वां क्वेश्चन कि एथलीट गति त्वरण किसके द्वारा मापी जाती है। सेम यही क्वेश्चन ना एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इंग्लिश में हमें अच्छे से समझ में आता है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द दे देता है। इंग्लिश में बोल रहा है कि एथलीट स्पीड एक्लेरेशन जो है आपका, या एक्सेलरेशन जिसको आप कहेंगे, इज मेजर्ड बाय, तो ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है बच्चों। तो ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट जो होता है आपका, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, इसके द्वारा जो है ये यहाँ पर मापा जाता है या मेजर किया जाता है कह सकते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट 5 से 8 वर्ष आयु वर्ग में कौन सा फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं है। तो इसके अंदर जो फिटनेस टेस्ट आपका शामिल नहीं है बच्चों वो हो जाएगा 50 मीटर गति परीक्षण, ये आपका नहीं है, ठीक है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट विच फिटनेस टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 to 8 ईयर जो सो कि एज ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका 50 मीटर स्पीड टेस्ट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त डैश के लक्षण है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों आपका लक्षण है खाद्य असहिष्णुता के, ठीक है। अंग्रेजी में देखेंगे एक बार, ये हमारा फूड इंटॉलरेंस टू विटामिन, इसके लक्षण है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डेफ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ी की बधिरता कम से कम डैश होनी चाहिए, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि टू कम्पीट इन द डेफ ओलंपिक्स एन एथलीट मस्ट बी एट लीस्ट डैश डेफ, ठीक है। तो इतना वो डेफ यानी कि बधिर होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए बच्चों आपका यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका 55 डेसिबल, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर हो जाएगा 55 डेसिबल। देखिए डेसिबल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक सा जानकारी मैं आपको देता हूँ। हमारे जो कान होते हैं बच्चों, उसका सुनने का ना एक क्षमता होता है, ठीक है, जिसे डेसिबल बोला जाता है। और हमारा जो कान होता है वो अराउंड मान के चलिए 120 से 130 डेसिबल तक का ही साउंड यहाँ पर सुन सकता है। अगर उससे ऊपर का हम साउंड सुनते हैं तो हम यहाँ पर पूरी तरह से बहरे हो सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। अब देखिए डेफ ओलंपिक खेलें होती हैं जहाँ पर जो बधिर लोग होते हैं, जो सुनने में अक्षम होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये खेलें होती हैं। तो वहाँ पर वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी जो बधिर क्षमता होती है, यानी कि सुनने की क्षमता होती है कम से कम आपका यहाँ पर 55 डेसिबल होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि खेल महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह निम्नलिखित का विकास करता है। तो यह किसका विकास करता है बच्चों आपका यहाँ पर, तो ये नेतृत्व का विकास करता है, यानी कि लीडरशिप डेवलप करता है, ठीक है। अगर महिलाएं खेलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक नेता वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैं भी यहाँ पर आगे चल के जो है सो कि इस तरह से लीडर बन सकती हूँ और आगे चल के नाम रोशन कर सकती हूँ। क्लियर है बच्चों। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एज इट डेवलप्स एज द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर लीडरशिप आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि मासिक रजोरोध के कारण निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल जैसे कि एमोहर्मेनिया आर नॉट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतुलित हार्मोन तथा नियमित मासिक धर्म। अगर हमारा संतुलित हार्मोन है, बैलेंस हार्मोन है और नियमित रूप से हमारा मंथली साइकिल चल रहा है, यहाँ मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा मासिक रजोरोध का कारण में ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस्ड हार्मोन्स एंड रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए कि गठीले शरीर वाले व्यक्ति डैश कहलाते हैं। जो गठीले शरीर वाले व्यक्ति होते हैं बच्चों वो मेसोमॉर्फिक यहाँ पर व्यक्ति कहलाते हैं। यहाँ पर मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ बच्चों, ये देखिए। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एंडोमॉर्फी, एक होते हैं मेसोमॉर्फी और एक होते हैं एक्टोमॉर्फी। ठीक है, जहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये क्वेश्चन के अंदर हमने मेसोमॉर्फी के बारे में डिस्कस किया, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एक्टोमॉर्फी जो कि आपके लंबे होंगे और पतले दुबले होंगे। ठीक है, और एक होते हैं एंडोमॉर्फी, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर थोड़े से हट्टे कट्टे थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं ये, और एवरेज से इनकी हाइट होती है। क्लियर है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, हमने मेसोमॉर्फी के बारे में बात की है जो कि इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल विथ वेल बिल्ट बॉडीज आर कॉल्ड, तो मेसोमॉर्फिक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे हैं 18वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर जो 18वां क्वेश्चन है इसके अंदर हमें मिलान करना है, तो चलिए जी मिलान कर देते हैं। पहला है सीडिंग, तो सीडिंग का हो जाएगा प्रथम राउंड में मुकाबला न होना। अगला है बाई, ठीक है, तो बाई का हो जाएगा टीमों की संख्या जो है वो 2 की पावर में नहीं हो, ये आपका बाई हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकिलिंग, तो साइकिलिंग का हो जाएगा आपका लीग टूर्नामेंट। एंड लास्ट में है हमारा n-1 और ये इस तरह से 2, तो ये हो जाएगा मैचों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसे हिंदी में हम खंड बी भी कहते हैं। और यहाँ पर हमसे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएंगे। और इनका आंसर हमें 60 to 90 वर्ड्स के अंदर देना है, यानी कि 60 से 90 शब्दों के अंदर यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 19वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि गाउट गठिया तथा रूमेटाइड गठिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़े ध्यान से समझिएगा, गठिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे अंग्रेजी में हम ऑर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी में से एक होता है आपका गाउट गठिया। ठीक है, यह अधिकतर पुरुषों के साथ होता है जब चयापचय गड़बड़ी के कारण यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होकर दर्द व सूजन का कारण बनता है। तो ये जो गठिया होता है बच्चों मोस्टली मेल्स के साथ हमें ये देखने को मिलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है पुरुषों के साथ, कि जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे कि उनके जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें सूजन वगैरह आ जाता है, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, असहनीय दर्द होता है कई बारी तो। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि जिनकी उम्र यहाँ पर 40 साल 50 साल से ऊपर होती है उनको ये अक्सर समस्याएं देखने को मिलती हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर रूमेटाइड गठिया के बारे में बता रखा है कि यह अधिकतर महिलाओं के साथ होता है जहां शरीर की असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से हड्डियों की परत में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो गठिया होता है ये जो फीमेल्स होती हैं यानी कि वुमेन्स होती हैं उनके साथ होता है, जिसमें क्या होता है कि असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जो हमारी हड्डियों की परत होती है ना उसमें यहाँ पर सूजन हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गाउट ऑर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि उदाहरण सहित समझाइए कि बाहरी प्रेरणा किसे कहते हैं। अंग्रेजी में यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स व्हाट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, अब जैसे ही मोटिवेशन का यहाँ पर ये वर्ड आ जाता है हमारे सामने ना, तो एक तरह से हमें समझ में आता है कि अरे मोटिवेशन मतलब कि हमें प्रेरित कर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन मोटिवेशन भी कई तरह का होता है, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है बाहर वाला। ठीक है, जो आपका
अंग्रेजी में जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। तो देखिए इंटरनल मोटिवेशन तो हमारे अंदर से आता है कि भाई आज तो तेरे को पढ़ाई करनी है, आज तो तेरे को जिम में जाके डंबल उठाने हैं, डोले-सोले वहाँ बनाने हैं, ठीक है। एक होता है बाहरी प्रेरणा, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें क्या होता है जी, इसको समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की प्रेरणा बाहर से ले और अपने आवेग और वृत्ति से नहीं, तो वह व्यक्ति बाहरी रूप से प्रेरित होता है, ठीक है। जब हमें बाहर से मोटिवेशन मिलता है तो वो हमारा यहाँ पर बाहरी प्रेरणा के अंदर आ जाता है। मान लीजिए कि आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपके माता-पिता आपको आपकी पसंद की कोई वस्तु दिलाएँगे, तो आप बाहरी कारकों की वजह से प्रेरित है। यह बाहरी कारक तोहफ़ा व इनाम है, ना कि प्रबल इच्छा। समझ रहे हैं आप? यानी कि यहाँ पर बेस्ट एग्ज़ाम्पल दे दिया आपको कि आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपके माता-पिता आपको बहुत अच्छी चीज़ दिला दें, जो आपका पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि आप बाहरी रूप से मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेट नहीं है। इंटरनली मोटिवेशन तब आता है ना जब हमें ये लगता है कि यार मेरे को अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं, मेरे को बाहर की किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है। बस मुझे अंदर से ये लगता है कि मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, तो मैं यहाँ पर सर की वीडियो देख कर के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन हुआ। ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कहूँगा मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी 2025 को। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि खेलों में टूर्नामेंट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए खेलों के अंदर अगर हम टूर्नामेंट के प्रकारों की बात करें तो एक होता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, एक होता है लीग टूर्नामेंट और एक एक्स्ट्रा मैंने बता रखा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। तीनों के बारे में समझेंगे यहाँ पर। पहले समझिए नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। तो इस प्रकार के टूर्नामेंट जिसमें एक बार हारने वाली टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीम ही अगले राउंड में भाग लेती है और विजेता टीम जो होती है वो जो सो कि उसको अवसर दिए जाते हैं। तो ये इस तरह से बोला गया है कि जो यहाँ पर हार जाती है टीम उसको सीधा-सीधा यहाँ से टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाता है और जो विजेता टीम होती है वही अगले राउंड में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाती है और इसी तरह से धीरे-धीरे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इसी के अगर हम दूसरे साइड देखें तो अगला होता है हमारा लीग टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, ये एकल लीग टूर्नामेंट में सभी भाग लेने वाली टीमें एक दूसरे के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। समझ रहे हैं आप? यहाँ नॉकआउट टूर्नामेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ पर एक बार अगर आप हार गए तो चलो जी यहाँ पर साइड हो जाओ, यानी कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जितनी भी टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं सारी टीमें एक दूसरी टीम के साथ एक बार तो मैच अवश्य यहाँ पर खेलेगी बच्चों, ठीक है। जबकि डबल लीग में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ 2 बार यहाँ पर खेलती है, ठीक है बच्चों। और लीग टूर्नामेंट का एक बेस्ट एग्जांपल क्या होगा हमारे यहाँ पर, आईपीएल। जी हाँ बच्चों, आईपीएल मतलब कि इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है हमारा, जिसमें क्रिकेट के मैचेस खेले जाते हैं, तो ये लीग टूर्नामेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, अब एक एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था, वो है हमारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये क्या होता है जी, तो इसको समझिए। टूर्नामेंट जिसमें टूर्नामेंट का शुरुआती दौर विशेष आधार नॉकआउट या लीग पर खेले जाते हैं और बाकी टूर्नामेंट किसी अन्य आधार पर खेले जाते हैं। ये लीग जो सो कि कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट होता है वो कहलाता है, जिसके अंदर हम लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट का मिक्सचर रखते हैं स्टार्टिंग में और बाद में किसी और बेसिस पर ये गेम खेला जाता है, तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द डिफरेंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट इन स्पोर्ट्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है। पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा होता है लीग टूर्नामेंट, ठीक है। और एक और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसमें स्टार्टिंग तो हमारा नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट से होता है, लेकिन धीरे धीरे ये टूर्नामेंट किसी और बेसिस पर जब खेला जाता है तो ये हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो जाता है, एक तरह से मिक्स हो जाता है। समझ रहे हैं आप? चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि समावेश की अवधारणा को समझाइए। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। समावेश, समावेश का अर्थ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जब भी यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर आप याद रखिएगा CWSN की बात हो रही है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है। तो समावेश का क्या अर्थ बताया कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं यानी कि CWSN वाले बच्चे होते हैं, उनको बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना, यही हमारा समावेश होता है, इंक्लूजन होता है, ठीक है।
आगे देखिए कुछ और बातें बताई गई हैं कि विकलांग छात्र समान गतिविधियों में उसी स्थान पर अन्य सभी छात्रों के समान मूल्यांकन के साथ भाग लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर संशोधन लागू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कक्षा का एक ऐसा ही वातावरण रखा जाता है, तो ये छात्र उन छात्रों की तुलना में उच्च स्तर के आत्मसम्मान के प्रदर्शन करते हैं, जो केवल अपनी विशेष ज़रूरतों के कारण अलग-अलग कक्षाओं में अलग-थलग पड़ जाते थे या पड़ जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल आपको बता रखा है। आगे देखिए बताया गया है, समावेश के समर्थकों का मानना है कि छात्र एक ऐसे समुदाय में बेहतर सीखते हैं जो विविध, देखभाल करने वाला और सहयोगी हो। ठीक है? यानी कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो छात्र होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं जहाँ पर जो है हमें कहीं न कहीं विविधता देखने को मिलती है। ठीक है? सपोर्ट करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, सहयोगी देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा कर रखी है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि स्पेशल ओलंपिक खेल शपथ क्या है तथा यह कहाँ से लागू हुई। तो देखिए, स्पेशल ओलंपिक खेलों के अंदर जो शपथ ली जाती है, यानी जो ओथ लिया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखिए क्या बताया गया है कि पिछले विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 14-21-2019। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो ये डेट में थोड़ा-सा एरर है, तो हम डेट को आप यहाँ पर रहने दीजिए, 2019 याद रखिए। ठीक है? 2019 में अरब देशों के आबू धाबी में हुए थे। ठीक है? तो इस तरह से याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, इतिहास में यह पहली बार हुआ कि इस देश में खेलों का आयोजन किया और 24 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि प्रतिक्रिया योग्यता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, प्रतिक्रिया योग्यता की बात करें तो इसके अंदर आप लिखेंगे, ये वो योग्यता होती है जो किसी संकेत के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण प्रतिक्रिया योग्यता और दूसरा होता है जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं। पहले साधारण प्रतिक्रिया योग्यता के बारे में देखते हैं कि यह योग्यता उन संकेतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में मदद करती है जिनका जो व्यक्ति को पता होता है। ठीक है? और जटिल वाले में ये क्या करता है, उसका हमें मदद करता है विरोध करने में उन संकेतों का जिनकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होती है बच्चों। क्लियर है? और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी दैट हेल्प्स टू एक्ट अगेंस्ट अ सिग्नल। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है? तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? कोई भी हमें अगर यहाँ पर सिग्नल मिलता है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए, तो हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम यहाँ पर एक कार ड्राइव कर रहे हैं, क्या ड्राइव कर रहे हैं बच्चों? एक कार ड्राइव कर रहे हैं इस तरह से, तो जब हमें लगेगा कि आगे से यहाँ पर एक बाइक आ रहा है, ठीक है? इस तरह से बाइक कैसे बनाते हैं? हाँ, ये एक बाइक आ रहा है ऐसे, है ना? और इस पर ये एक आदमी बैठा हुआ है, ये ऐसे, और ये इसके हाथ में हैंडल है ऐसे, ठीक है? और ये बाइक यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है, तो ये कार वाला क्या करेगा? अपनी गाड़ी को रोक लेगा। ठीक है? तो उसके दिमाग में ना एक सिग्नल आया कि हाँ भैया, यहाँ पर हमें तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए क्योंकि आगे से ये बाइक आ रहा है। ठीक है बच्चों? तो ये आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। बाकी ये भी दो तरह का होता है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिएक्शन एबिलिटी कह लीजिए। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है? चलिए इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जिसको हम लोग करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके सैम्पल पेपर्स को ज़रूर लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।